मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, विभागाध्यक्ष मानव विज्ञान विभाग, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची। आज मैं बीए एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को पेपर DSC 4 यूनिट 4 के पाठ्यक्रम में स्थित पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत इसके विभिन्न पहलुओं पर सर्वप्रथम जानकारियाँ हासिल करेंगे, जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण की विशेषताएं, और इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन क्या है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में जिन प्रक्रियाओं व सामाजिक शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामान्य बोलचाल की भाषा में पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन का अर्थ पश्चिमी देशों के समान वेशभूषा, खान पान तथा व्यवहारों के ढंगों को ग्रहण करने से समझ लिया जाता है। वास्तव में पश्चिमीकरण का अर्थ इस समान अर्थ से भिन्न है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है। पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सर्वप्रथम इस अवधारणा को लाने का श्रेय प्रसिद्ध समाजशास्त्री और मानव शास्त्री M.N. श्रीनिवास को जाता है। उन्होंने इसे 1952 ईस्वी में विकसित किया। इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझाने का प्रयत्न किया है। पश्चिमीकरण की अवधारणा उन परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो पश्चिम, विशेषतः ग्रेट ब्रिटेन के सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम है। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन पर चर्चा करेंगे। पश्चिमीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है। पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमेरिका आदि के प्रभाव में गैर पश्चिमी देशों जैसे भारत, श्रीलंका एवं बर्मा आदि में परिवर्तन आता है। भारतीय संदर्भ में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल ब्रिटेन के प्रभाव को लिया जाता है, क्योंकि भारत लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा। M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पैदा होने वाले उन सभी परिवर्तनों से है जो पश्चिम की प्रौद्योगिकी, व्यवहारों के नियमों, विचारों और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जब किसी समाज में व्यवहार करने के तरीके और सामाजिक मूल्य पश्चिमी देशों की संस्कृति के अनुसार बदलने लगती है, तब इस दशा को पश्चिमीकरण कहते हैं। श्रीनिवास ने भारत में 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप यहाँ की संस्कृति और समाज में होने वाले परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ प्रशासन, कानून, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन और संचार के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू की गई। इसी के फलस्वरूप यहाँ लोगों के सोचने के तरीकों, व्यवहारों और ढंगों तथा सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन हुए। परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम पश्चिमीकरण है। इसके अलावे एक और प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमीकरण का संबंध भारतीय समाज और संस्कृति पर केवल इंग्लैंड के प्रभाव से नहीं है। पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज में पश्चिम के किसी भी देश के प्रभाव से पैदा होने वाले परिवर्तन से है। योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमी संस्कृति की मुख्य विशेषताएं मानवतावाद, तार्किक व्यवहार,
वैज्ञानिक शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावना तथा सामाजिक सुधार आदि है। परंपरागत भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इनमें भिन्न रही है। इस प्रकार भारत की परंपरागत संस्कृति विशेषताओं की जगह पश्चिमी देशों के प्रभाव, जब यहाँ मानवतावाद, तर्कवाद, समाज सुधार, वैज्ञानिक शिक्षा और राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब इसी प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाने लगा। अतः हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का द्योतक है जो कि भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे कि अंग्रेज शासक अपने साथ लाए हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण की विशेषताएं। पश्चिमीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है प्रक्रिया, प्रोसेस। दूसरा है बाह्य कारक, आउटर फैक्टर। तीसरा है चेतन एवं अवचेतन प्रक्रिया, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस। चौथा ब्रॉडर कंसेप्ट, व्यापक अवधारणा। पांचवा एक तटस्थ अवधारणा, ए न्यूट्रल कंसेप्ट। छठा एक वैज्ञानिक अवधारणा, ए साइंटिफिक कंसेप्ट। सातवां नवीन मूल्य व्यवस्था, न्यू वैल्यू सिस्टम। और आठवां है ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश मॉडल। इस प्रकार हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है प्रक्रिया, प्रोसेस। पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करती है जिसमें व्यक्ति या समूह पाश्चात्य रहन सहन, खान पान, विचारों और सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाने लगते हैं। श्रीनिवास का कहना है कि इस प्रक्रिया ने भारतीय सामाजिक जीवन के प्राय सभी पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। दूसरा है बाह्य कारक, आउटर फैक्टर। पश्चिमीकरण एक बाह्य कारक के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट करने में सहायक है। श्रीनिवास आधुनिक समाज में पश्चिमी संस्कृति तथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख स्रोत मानते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के प्रभाव से ऐसे सामाजिक ढांचे का निर्माण हुआ जिसमें नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक ज्ञान, तार्किकता, स्वतंत्रता तथा जीवन के प्रति नवीन मूल्यों और नवीन दृष्टिकोण का समावेश हो गया। तीसरा है चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया चेतन एवं अचेतन दोनों रूपों में क्रियाशील है। पश्चिम की प्रौद्योगिकी, शिक्षा, समानता और जीवन शैली को हमने सचेत रूप में ग्रहण किया है। साथ ही अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए अनेक पश्चिमी तत्वों को हमने अनायास ही कब ग्रहण कर लिया, वह सब शायद स्वयं हमें मालूम नहीं। वे तो अचेतन रूप से हमारे जनजीवन में समा गए। इस प्रकार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया चेतन एवं अचेतन दोनों रूपों में परिवर्तन को घटित किया है। चौथा है व्यापक अवधारणा, ब्रॉडर कंसेप्ट। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है। इसके प्रभाव में सभी स्तरों पर परिवर्तन देखने को मिलता है। बीपी कुप्पुस्वामी के अनुसार पश्चिमीकरण की अवधारणा में अग्रलिखित बातें सम्मिलित हैं, जिसमें पहला है व्यवहार संबंधी पक्ष। इसमें आते हैं खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार आदि में परिवर्तन। दूसरा ज्ञान संबंधी पक्ष, इसके अंतर्गत आते हैं साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन। और तीसरा मूल्य संबंधी पक्ष, मानवतावाद, समतावाद, लौकिकरण आदि का विकास। पांचवा एक तटस्थ अवधारणा, ए न्यूट्रल कंसेप्ट। इसके अंतर्गत पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन अच्छे या बुरे दोनों हुए। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। यह तो परिवर्तनों को स्पष्ट करता है,
एम एन श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है। इसका प्रयोग किसी परिवर्तन के अच्छे या बुरे होने को सूचित नहीं करता, बल्कि यह ऐसे परिवर्तन से संबंध है जो पश्चिमी सामाजिक के अनुकरण को अभिव्यक्त करता है। छठा है एक वैज्ञानिक अवधारणा, ए साइंटिफिक कंसेप्ट। पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक अवधारणा है क्योंकि यह नैतिक दृष्टि से तटस्थ है। इसके माध्यम से हम किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कर सकते हैं। आगे 7वां पॉइंट है नवीन मूल्य व्यवस्था, न्यू वैल्यू सिस्टम। पश्चिमीकरण का आधार नवीन मूल्य व्यवस्था है। इस नवीन मूल्य व्यवस्था के तत्व हैं तार्किक ज्ञान की प्रधानता, व्यक्तिवादिता, स्वतंत्रता, समानता, उदारता, भौतिकता आदि। ये तत्व परंपरागत भारतीय विशेषताओं से भिन्न रहे हैं। जब कोई समाज इस नवीन मूल्यों के आधार पर अपनी जीवन पद्धति में परिवर्तन करने लगता है तो इसे पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। और लास्ट पॉइंट इसका है ब्रिटिश मॉडल। ब्रिटिश मॉडल, पश्चिमीकरण के अनेक मॉडल हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में पश्चिमीकरण का ब्रिटिश मॉडल ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी राज ने ही भारतीयों को नए मूल्यों से अवगत कराया। इसके फलस्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों में आमूल परिवर्तन देखे गए। आगे इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। पहला है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, चेंजेज इन सोशल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन रिलीजियस फील्ड। तीसरा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन इकोनॉमिक फील्ड। चौथा राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन पॉलिटिकल फील्ड। पांचवा शैक्षणिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन एजुकेशनल फील्ड। छठा मूल्यों की परिवर्तन, चेंजेज इन वैल्यूज। सातवां जीवन शैली में परिवर्तन, चेंजेज इन लाइफ स्टाइल। और आठवां अन्य क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन अदर फील्ड। तो हम सर्वप्रथम पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, चेंजेज इन सोशल इंस्टीट्यूशन। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत संस्थाओं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, पंचायत आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। जाति से जुड़ी आदेशों एवं निषेधों में आमूल परिवर्तन हुए। व्यक्ति की परिस्थिति का आधार जाति न रहकर उसका स्थान शिक्षा, योग्यता, कुशलता, धन एवं राजनीतिक सत्ता बन चुका है। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार का विकास हुआ। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में पति पत्नी, एक बच्चों का एक छोटा परिवार आदर्श परिवार माना जाने लगा। दूसरा है धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन द रिलीजियस फील्ड। भारतीय समाज धर्म से जुड़े अनेकों अंधविश्वासों एवं कुसंस्कार से घिरा या पश्चिमी आदर्शों, सिद्धांतों एवं मूल्यों से प्रभावित होकर भारत में अनेक धार्मिक संस्थाओं का विकास हुआ। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन इकोनॉमिक फील्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो कृषि एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित थी। अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद भारत में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन कार्य आरंभ हुआ। औद्योगिकरण में व्यावसायिकता, गतिशीलता बढ़ी, यातायात के साधन विकसित हुए, रोजगार के अवसर मिले, श्रम विभाजन का आधार योग्यता बना, धन का महत्व बढ़ा। चौथा राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन पॉलिटिकल फील्ड। इसमें जो परिवर्तन हुए वो इस प्रकार हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से भारत के राजनीतिक क्षेत्र के क्रांतिकारी परिवर्तन आए। ब्रिटिश
शासन में पंचायतों का अंत हुआ। शासन प्रबंध में धर्म का बहिष्कार किया गया तथा सारे देश में समान शासन व्यवस्था स्थापित हुई। अंग्रेजों ने ही भारतीयों को आधुनिक प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली से परिचित कराया। भारत में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। भारतीय राजनीति में प्रजातंत्र, संसदीय प्रणाली, न्यायिक स्वतंत्रता, नौकरशाही, नागरिकों के मूल अधिकारों को महत्व दिया जाने लगा। साथ ही राजनीति में भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद आदि का उदय हुआ। पांचवा जो पॉइंट है वो है शैक्षणिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन एजुकेशनल फील्ड। पश्चिमी शिक्षा में उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञानवाद, समानता, स्वच्छता आदि के आदर्श सन्निहित थे। इस शिक्षा के प्रभाव में भारतीयों के विचारों एवं मूल्यों के क्रांतिकारी में परिवर्तन आए। शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम का महत्व बढ़ा। शिक्षा के कारण भारत में एक नवीन वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शासन व्यवस्था आदि क्षेत्रों में योगदान दिया। स्त्री शिक्षा एवं निम्न जातियों की शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा। छठा है मूल्यों का परिवर्तन, चेंजेज इन वैल्यूज। भारतीय समाज परंपरागत मूल्यों से जुड़ा रहा। अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद अनेक परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन आए। वे आधुनिकता को स्वीकार किए। सातवां है जीवन शैली में परिवर्तन, चेंजेज इन लाइफ स्टाइल। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में भारतीयों के खान पान, वेशभूषा, बोलचाल और रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आया। खान पान में परिवर्तन के अंतर्गत मांसाहारी भोजन एवं शराब का उपयोग हुआ। इससे ब्राह्मण भी अछूते नहीं रहे। रहन सहन में सजावट एवं भौतिक साधनों का उपयोग आधुनिकीकरण का प्रतीक बना। और अंतिम और आठवां पॉइंट है अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन जो हुए वो इस प्रकार है, चेंजेज इन अदर फील्ड। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में भारत के अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन देखा जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन, ललित कला में परिवर्तन तथा नृत्य एवं संगीत में परिवर्तन आदि उल्लेखनीय है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण भारतीय समाज के हर एक पहलू को प्रभावित किया है। यह परिवर्तन कम से कम अधिक मात्रा में भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकता है। भौतिकता एवं व्यक्तिवादिता सामाजिक जीवन का मूल्य बनता जा रहा है। सामाजिक संबंधों की गहराई में कमी एवं कृत्रिमता का विकास हुआ। सारांश में यही कहा जा सकता है कि भारतीय समाज आज भी परिवर्तन के दौर में है। अतः छात्रों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक अपने मित्रों को इससे लाभ उठावें। थैंक यू।